ये पूरी फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसकी शुरुआत 1977 में एक पुराने टीवी शो से हुई, जहां उन्होंने फ्रैंक एबाग्नेल नाम के एक पूर्व दोषी कलाकार को बुलाया। ये आदमी एक लीजेंड था। हर कोई हैरान था क्योंकि जब वो सिर्फ 17 साल का था तो वो किसी तरह एक बड़ी अमेरिकी एयरलाइन पैनम के पायलट होने का दिखावा करने में कामयाब रहा। उसने हजारों जाली चेक भी छापे, जिससे $4 मिलियन का नुकसान हुआ। जब वो विमान उड़ाने से ऊब गया तो वो बस एक अस्पताल में गया और एक बाल रोग विशेषज्ञ बन गया, और कुछ ही समय बाद उसने एक युवा वकील बनने के लिए बार परीक्षा भी पास कर ली। उसका ये शानदार सिलसिला आखिरकार तब खत्म हुआ जब एक दृढ़ FBI एजेंट कार्ल हेनराटी ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। फिल्म की कहानी 1969 में पीछे चली जाती है। कार्ल फ्रांस की एक टूटी फूटी जेल में फ्रैंक से मिलने गया था। वो फ्रैंक को अमेरिका वापस लाने के लिए आधिकारिक कागजात पढ़ने गया था, लेकिन ठीक उसी वक्त फ्रैंक, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, मदद के लिए चिल्लाने लगा और फिर बेहोश हो गया। कार्ल पूरी तरह से भड़क गया। फ्रांसीसी गार्डों पर चिल्लाने लगा कि उन्होंने उसके आदमी को इतना बीमार कैसे होने दिया। लेकिन जब वे सब बहस कर रहे थे तो जिस आदमी को वे अभी अभी इन्फर्मरी ले गए थे वो अचानक गायब हो गया। भले ही उसका शरीर पूरी तरह से टूट गया था, फ्रैंक फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए थोड़ा दौड़ना पड़ा, और एक बार जब वो और कदम नहीं उठा सका तो उसने हार मान ली। एक हारा हुआ आदमी अपनी हिम्मत हार चुका था। फिर फिल्म और भी पीछे 1963 में चली गई। उस जेल वाले सीन से 6 साल पहले युवा मासूम फ्रैंक अपने पिता फ्रैंक एबाग्नेल सीनियर के साथ एक युद्ध वेटरन पुरस्कार समारोह में था। फ्रैंक को लगता था कि उसके पिता सबसे कूल हैं। वो एक सफल व्यवसायी और एक पारिवारिक व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनका परिवार एकदम परफेक्ट लगता था, और हर क्रिसमस पर उसके पिता उस कहानी को सुनाते थे कि वो उसकी माँ से कैसे मिले थे, जो फ्रांस से थी। एक सुबह फ्रैंक के पिता उसे एक दर्जी की दुकान पर ले गए, और क्लर्क इस बात पर अड्डा हुआ था कि दुकान अभी तक खुली नहीं है। लेकिन मिस्टर एबाग्नेल को जल्दी थी तो उन्होंने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। क्लर्क को अपनी बातों से मोहित किया और धीरे से रिश्वत देकर अपनी बात मनवा ली। यहीं पर फ्रैंक को चालाकी की कला का पहला सबक मिला। उसके बाद उसके पिता ने उसे अपना शोफर बनने का नाटक करने के लिए कहा, जबकि वो बैंक में लोन के लिए गए थे। ये एक अमीर परिवार के लिए अजीब लग सकता था, लेकिन उनकी दुनिया अभी अभी उलट गई थी। सरकार ने टैक्स धोखाधड़ी के आरोप के कारण उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। सबसे बुरा हिस्सा ये था कि एक बार जब आप सरकार की बुरी नजर में आ जाते थे तो कोई भी बैंक आपसे बात नहीं करता था। खुद को बनाए रखने के लिए फ्रैंक के परिवार को धीरे धीरे अपनी सारी चीजें बेचनी पड़ी। उनकी कारें, उनका खूबसूरत घर, सब कुछ बिक गया। अपनी जिंदगी पूरी तरह से उलट जाने के बावजूद फ्रैंक फिर भी मुस्कुराने में कामयाब रहा। जब फ्रैंक 16 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे $25 के साथ एक बैंक खाता दिया, जो 1960 के दशक में वास्तव में एक अच्छी रकम थी। क्योंकि उसके पिता के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, फ्रैंक को एक सरकारी स्कूल में जाना पड़ा। ये उसके लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे बुलिंग के शिकार हो जाते थे, और निश्चित रूप से उसके डर सच हो गए। लेकिन ज्यादातर किशोरों की तरह वापस लड़ने के बजाय फ्रैंक ने कुछ पागलपन भरा काम किया। उसने नया सब्स्टिट्यूट टीचर होने का नाटक किया। उसका साफ सुथरा लुक और परफेक्ट कॉन्फिडेंस उसके सभी सहपाठियों को बेवकूफ बनाने के लिए काफी था। बिना एक भी मुक्का मारे उसने उस छात्र को अपमानित किया जो उसे परेशान कर रहा था। दुर्भाग्य से उसके लिए असली शिक्षक आखिरकार आ गया। सौभाग्य से वो बूढ़ी महिला सिर्फ एक और सब्स्टिट्यूट थी। तो एक बार फिर फ्रैंक एक मुश्किल स्थिति से निकलने में कामयाब रहा। एक हफ्ते बाद फ्रैंक के माता पिता को प्रिंसिपल के ऑफिस आने के लिए एक कॉल आया। प्रिंसिपल के अनुसार फ्रैंक ने पूरे एक हफ्ते तक सफलतापूर्वक एक सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में काम किया था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि एक शिक्षक के रूप में अपने समय के दौरान उसने माता पिता के साथ बैठकें की थी और चुपचाप फ्रांस की एक क्लास ट्रिप की योजना बनाई थी। यहीं पर सभी को एहसास हुआ कि इस बच्चे में कुछ तो गड़बड़ थी। किसी कारण से उसे अपने कार्यों के लिए दोषी महसूस नहीं होता था, भले ही उसके माता पिता प्रिंसिपल के साथ गंभीर बातचीत कर रहे थे। फ्रैंक बाहर अपने दोस्त को सिक नोट्स फौज करना सिखा रहा था। फिर एक दोपहर जब फ्रैंक स्कूल से घर आया तो उसने अपनी माँ और अपने पिता के दोस्त को उसके बेडरूम में अकेले देखा। उसकी माँ ने नाटक करने की कोशिश की कि दोस्त सिर्फ मिलने आया था, लेकिन फ्रैंक इतना बेवकूफ नहीं था। वो इतना हैरान था कि वो बस वहीं बैठा रहा, स्पीचलेस। दूसरी तरफ उसकी घबराई हुई माँ भागने लगी, ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि अपने बेटे को बात करने से कैसे रोका जाए। उसने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन फ्रैंक पहले ही अपनी माँ से दुखी और गुस्सा था। फ्रैंक ने सोचा कि शायद उसकी माँ वही गलती दोबारा नहीं करेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपने घर में फिर से एक अजनबी को पाया। पहले तो फ्रैंक ने सोचा कि उसकी माँ फिर से धोखा दे रही है, लेकिन ये उसकी कल्पना से भी बदतर था। वो आदमी एक वकील था। फ्रैंक के माता पिता ने तलाक लेने का फैसला किया था, और क्योंकि वो अभी 18 साल का नहीं था, उसे ये चुनने के लिए मजबूर किया गया कि वो किसके साथ रहना चाहता है। अपने माता पिता को एक दूसरे को फाड़ते
देखने के बजाय फ्रैंक ने भाग जाने का फैसला किया। अपने बैंक खाते में सिर्फ $25 के साथ वो अकेला निकल पड़ा, लेकिन जल्द ही उसके पैसे खत्म होने लगे और उसे उसके होटल से निकाल दिया गया। तभी उसने फोर्जरी के साथ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। एक नकली पहचान और एक जाली चेक बनाया। वो चौंक गया जब उसे इसके लिए कुछ पैसे मिले, लेकिन वो एक बार की किस्मत थी। उसके बाद फ्रैंक को लगातार रिजेक्शन मिलता रहा। उसकी कम उम्र और कम कन्विंसिंग दिखने के कारण बैंकरों को शक होता था और वो उसके जाली चेक कैश करने से मना कर देते थे। जब वो हार मानने ही वाला था, फ्रैंक ने गलती से पायलटों के एक समूह को एक कार से बाहर निकलते देखा। वो आकर्षक महिलाओं से घिरे हुए थे और उनके आसपास के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। तभी फ्रैंक के दिमाग में एक विचार आया। तो एक हाई स्कूल पत्रकार होने का नाटक करते हुए फ्रैंक ने एक असली पनामा पायलट का इंटरव्यू करने में कामयाबी हासिल की, जो एक मशहूर पायलट था। जाहिर है उसके सवाल ऐसे नहीं थे जिनकी कोई उम्मीद करता। वो सभी इस बारे में थे कि असली पायलट और नकली पायलट में कैसे अंतर किया जाए। उसने पायलट के आईडी की कॉपी भी मांगी ताकि वो अपने आर्टिकल में डाल सके। इंटरव्यू स्मूथली चला गया और अब उसे बस पायलट की यूनिफॉर्म हासिल करनी थी। फ्रैंक को एक और लूपहोल मिल गया। पता चला कि लगभग हर पायलट ने किसी न किसी समय लॉन्ड्री में अपनी यूनिफॉर्म खो दी थी। इस वजह से एयरलाइन के पास उन्हें बदलने के लिए एक खास दर्जी था। फ्रैंक ने एक पायलट के बेटे होने का नाटक किया जिसकी यूनिफॉर्म खो गई थी और बस यूं ही उसके पास एक नई यूनिफॉर्म और एक जाली कर्मचारी ID कार्ड था। 1960 के दशक में एक पायलट बहुत बड़ी बात थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब फ्रैंक सड़क पर चला तो हर आंख उस पर थी। इस डिस्गाइज का पूरा मकसद वास्तव में पायलट बनना नहीं था, बल्कि बैंकों को उसके फोनी चेक कैश करवाना था। उस पल से एक भी बैंक कर्मचारी ने उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। अजीब बात यह थी कि समय के साथ फ्रैंक को बैंकिंग सिस्टम में खामियां मिलने लगी, जिससे वो बड़े और बड़े चेक कैश कर पाता था। लेकिन भले ही उसने चेक को असली दिखाने की पूरी कोशिश की, वे फिर भी नकली थे। तो हर बार जब वो एक चेक कैश करने जाता था, तो वो अपनी स्मूथ चार्म और फ्लर्टेटस बातचीत से बैंक टेलर का ध्यान भटकाता था। एक दिन फ्रैंक गलती से एयरपोर्ट पर एक नकली पेचेक कैश करने गया था। क्योंकि उसकी पायलट यूनिफॉर्म इतनी कन्विंसिंग थी, एक कर्मचारी ने उसे एक असली पनामा पायलट समझ लिया जो दूसरे शहर के लिए मुफ्त राइड चाहता था। एयरलाइन का एक प्रोग्राम था जो उसके फ्लाइट क्रू को डेड हेड या स्टैंड बाय आधार पर मुफ्त उड़ान भरने की अनुमति देता था। सबसे अजीब बात यह थी कि फ्रैंक ने पहले कभी हवाई जहाज में उड़ान नहीं भरी थी और यहाँ वो न केवल एक जहाज पर था बल्कि कॉकपिट में बैठा था। भले ही वो भाग गया था, फ्रैंक ने अपने पिता को पत्र भेजना कभी बंद नहीं किया। उनमें उसने अपने पिता को बताया कि वो एक मशहूर अमेरिकी एयरलाइन के लिए एक सफल पायलट था। कौन सा पिता ये सुनकर गर्व महसूस नहीं करेगा कि उसका बेटा अपने दम पर इतना अच्छा कर रहा है। और भी पैसे पाने के लिए फ्रैंक ने एक महिला बैंक कर्मचारी को डेट करना शुरू कर दिया। उसे रोमांस करके वो पूरी चेक कैशिंग प्रक्रिया से लेकर बैंक द्वारा ऑथेंटिसिटी की जांच करने के सटीक तरीके तक उसे सभी आवश्यक जानकारी मिल गई। पता चला कि बैंक चेक की जांच के लिए केवल एक मशीन का उपयोग करता था, जिसे MICR मशीन कहा जाता था। फ्रैंक वास्तव में एक ऑक्शन से उन मशीनों में से एक को प्राप्त करने में कामयाब रहा। उस बिंदु से उसकी फोर्जीज बड़ी और अधिक कन्विंसिंग होती गईं। आखिरकार FBI का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उन्हें उसे ट्रैक करने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि फ्रैंक अलग अलग शहरों में अपने चेक कैश कर रहा था। ये सब उसे एयरलाइन से मिली मुफ्त उड़ान की सुविधा के कारण था। एजेंट कार्ल हेनराटी, जिसने उस समय फ्रैंक के नकली चेक केस पर काम करना शुरू ही किया था, वो ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा था क्योंकि उसके किसी भी सहकर्मी ने उसकी जांच को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन फ्रैंक ने अपने पिता को एक फैंसी रेस्तरां में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक गर्व भरी मुस्कान के साथ फ्रैंक ने अपने पिता को एक उपहार दिया, एक बॉक्स जिसमें एक नई लग्जरी कार की चाबियां थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके पिता चलाते थे। फ्रैंक ने सोचा कि चूंकि उसकी मां ने धोखा दिया था क्योंकि वो दिवालिया हो गए थे, ये नई दौलत किसी तरह सब कुछ ठीक कर सकती है। लेकिन ये स्पष्ट होता जा रहा था कि फ्रैंक को अभी भी ये एहसास नहीं था कि शादी को ठीक करना इतना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद एजेंट कार्ल उन होटलों में से एक पर दिखाई दिया जहां फ्रैंक ने हाल ही में एक नकली चेक कैश किया था। जब वो वहां पहुंचा तो मोटेल के मालिक ने कहा कि जिस व्यक्ति ने चेक कैश किया था वो उनके एक कमरे में रुका हुआ था। बिना एक पल सोचे कार्ल ने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन घबराने के बजाय फ्रैंक, जो पहले से ही अंदर था, उसने बस अपना डिस्गाइज बदल दिया। किसी तरह इस बच्चे में CIA से एक विशेष एजेंट होने का नाटक करने की हिम्मत थी। कार्ल को बेवकूफ बनाने के बाद फ्रैंक कमरे से बाहर चला गया। सबूतों को सुरक्षित करने का नाटक कर रहा था, जो वास्तव में उसके नकली चेक और MICR मशीन थे। कार्ल को कुछ भी शक नहीं हुआ, खासकर जब से फ्रैंक ने उसे अपना वॉलेट पकड़ने के लिए दिया था। लेकिन कुछ मिनट बाद कार्ल को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उसने आखिरकार वॉलेट खोला तो उसे केवल नकली पनामा कर्मचारी कार्ड और प्रोडक्ट लेबल का एक गुच्छा मिला। ये पूरी घटना कार्ल के लिए पूरी तरह से शर्मनाक थी। उसके बॉस ने उसे एक पंक बच्चे को भाग जाने देने के लिए डांटा। बाद में फ्रैंक की जंगली हरकतों ने आखिरकार मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। पैनम को एहसास हुआ कि कोई पायलट होने का दिखावा करके पूरे अमेरिका में मुफ्त में उड़ान भर रहा था। मीडिया ने उसे स्काईवेमैन का उपनाम दिया और उसकी तुलना जेम्स बॉन्ड से की।
लेकिन एक्सपोज्ड होने से डरने के बजाय फ्रैंक वास्तव में जेम्स बॉन्ड से तुलना किए जाने पर गर्व महसूस कर रहा था। वो फिल्मों की तरह महंगे सूट और लग्जरी कारें खरीदने लगा और एक सीक्रेट एजेंट जैसा महसूस करना चाहता था। उसने एक खूबसूरत मॉडल को अपनी बॉन्ड गर्ल के रूप में भी रखा। दुनिया भर की दौलत और ऐशो आराम होने के बावजूद फ्रैंक को अभी भी लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसने एजेंट कार्ल को सिर्फ माफी मांगने के लिए फोन किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी बातचीत के अंत में कार्ल ने कुछ ऐसा कहा जिसने फ्रैंक को उसकी कमी का असली जवाब दे दिया। वो जानता था कि फ्रैंक के पास और कोई नहीं था जिसे वो फोन कर सके, क्योंकि वो अकेला था। एक दिन एक डाइनर में नाश्ता करते हुए एक वेटर ने गलती से वो फाइल देख ली जिसकी कार्ल जांच कर रहा था। उस पर बैरी एलन का नाम लिखा था, जिसे कार्ल को लगता था कि वो संदिग्ध का नाम था। लेकिन चूंकि कार्ल ने कभी कॉमिक किताबें नहीं पढ़ी थी, उसे नहीं पता था कि वो एक लोकप्रिय सुपर हीरो का असली नाम था। एक बार जब ये बताया गया तो कार्ल को एहसास हुआ कि उसका संदिग्ध सिर्फ एक बच्चा था, शायद अभी 18 साल का भी नहीं था। इसीलिए उसके कोई भी फिंगरप्रिंट पुलिस डेटाबेस में नहीं थे। इस छोटे मोटे जालसाज का असली नाम पता करने के लिए FBI ने उन माता पिता की तलाश शुरू कर दी जिन्होंने अपने किशोर बेटे के लापता होने की रिपोर्ट की थी, जिससे वो फ्रैंक की मां तक पहुंचे। पता चला कि फ्रैंक की मां ने अपने प्रेमी से दोबारा शादी कर ली थी, वही दोस्त जिसके साथ वो अपने पति को धोखा दे रही थी। जब FBI ने उसे बताया कि उसके बेटे ने चेक जाली किए हैं, तो उसने उनसे समझने के लिए कहा, ये कहते हुए कि फ्रैंक सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे द्वारा चुराए गए सारे पैसे चुकाने की भी कोशिश की। लेकिन जब एजेंट कार्ल ने उसे वो सारे पैसे बताए जो उसने चुराए थे, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका धोखाधड़ी कितना बड़ा हो गया था। बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद फ्रैंक पायलट के रूप में कम और कम उड़ान भर रहा था। एक दोपहर एक अस्पताल का दौरा करते हुए उसकी मुलाकात ब्रेंडा नाम की एक युवा नर्स से हुई। वो अपने बॉस से डांट पड़ने के बाद रो रही थी। उसे खुश करने के लिए फ्रैंक ने अपना चार्म चालू कर दिया, सभी तरह की मीठी बातें कहने लगा। एक मजेदार मोड में उनकी बातचीत के अंत में उसने कैजुअली पूछा कि क्या अस्पताल में कोई नौकरी के अवसर हैं, ये कहते हुए कि वो एक डॉक्टर था। अगर वो पायलट का लाइसेंस और कर्मचारी ID नकली बना सकता था, तो उसके लिए डिप्लोमा नकली बनाना बच्चों का खेल था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि अपनी धोखाधड़ी में फ्रैंक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का ग्रेजुएट होने का दावा करने में नहीं शर्माया। अस्पताल ऐसे प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले आवेदक को पाकर रोमांचित था, खासकर जब उन्हें बाल रोग के नए मुख्य रेजिडेंट की जरूरत थी। अपने झूठ को और ज्यादा बिलीवेबल बनाने के लिए फ्रैंक को बहुत सारे मेडिकल टर्म्स याद करने पड़े। सौभाग्य से उसके पास अध्ययन के लिए बहुत सारी मेडिकल डॉक्यूमेंट्री फिल्में थी। फिर भी उसकी नई नौकरी बहुत रिस्की थी, क्योंकि लोगों की जान उसके हाथों में थी। हालांकि उसे चीफ रेजिडेंट के रूप में सर्जरी नहीं करनी पड़ती थी, उसे अक्सर अपने मरीजों के लिए सबसे अच्छे कोर्स ऑफ एक्शन का फैसला करने के लिए कहा जाता था। इस बीच एक फ्रस्ट्रेटेड एजेंट कार्ल फ्रैंक एबग्नेल सीनियर के घर गया। कार्ल द्वारा कई सवाल पूछने के बाद भी मिस्टर एबग्नेल ने अपने बेटे का ठिकाना नहीं बताया। लेकिन उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि मेज पर कार्ल को फ्रैंक के पत्रों का एक ढेर मिला, जिससे उसका वर्तमान ठिकाना पता चला। बिना कोई समय बर्बाद किए FBI उस शहर के लिए उड़ गई जहां फ्रैंक छिपा हुआ था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो फ्रैंक पहले ही जा चुका था। लेकिन भले ही वो फिर से भाग गया था, कार्ल को एक बहुत ही मूल्यवान सुराग मिल गया, वो जाली डिप्लोमा जिसका इस्तेमाल फ्रैंक ने अस्पताल में नौकरी पाने के लिए किया था। अस्पताल में काम करने के बाद फ्रैंक को ब्रेंडा से प्यार हो गया था। भले ही वो सिर्फ एक नर्स थी, वो एक अमीर परिवार से थी जिसके बहुत पारंपरिक धार्मिक मूल्य थे। गर्भपात के बाद उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि वो तभी वापस आ सकती है जब वो एक अच्छे सभ्य आदमी से एंगेज्ड हो। तो वो आखिरकार फ्रैंक के साथ वापस लौटी। कौन खुश नहीं होगा कि उसका भावी दामाद एक डॉक्टर हो। एक परिवार के रात्रि भोज के दौरान एक मजेदार पल में फ्रैंक ने अचानक ब्रेंडा के परिवार को बताया कि वो अपना करियर बदलकर वकील बनने की सोच रहा था। उसने दावा किया कि वो वास्तव में ब्रेंडा के पिता के समान लॉ स्कूल गया था और उसने बार परीक्षा पास कर ली थी। अपने ऑफिस में अकेले रहते हुए ब्रेंडा के पिता, जो खुद एक वकील थे, ने फ्रैंक से उनसे ईमानदार रहने के लिए कहा। सभी झूठों से थककर फ्रैंक ने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया कि वो एक डॉक्टर, वकील या पायलट नहीं था। लेकिन उसका कबूलनामा वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। इसे झूठ के रूप में देखने के बजाय उसके भाभी ससुर ने इसे ब्रेंडा के लिए अपने प्यार को व्यक्त करने का एक रोमांटिक और ईमानदार तरीका माना। फ्रैंक आखिरकार ब्रेंडा के पिता के सहायक के रूप में काम करने लगा। एक प्रोसिक्यूटर के सहायक के रूप में काम करते हुए फ्रैंक अपने भाभी ससुराल वालों के घर में रह रहा था। यहाँ उसने फिर से एक असली परिवार की गर्माहट महसूस की, एक ऐसी भावना जो उसे तब से नहीं मिली थी जब से उसका अपना परिवार बिखर गया था। दिल ही दिल में फ्रैंक हमेशा इस उम्मीद को पाले हुए था कि उसके माता पिता फिर से एक साथ आ सकते हैं। उसने एक बहुत बड़ी भव्य शादी की योजना बनाना शुरू कर दिया। उम्मीद कर रहा था कि अगर वो अपने दोनों माता पिता को सही समय पर एक ही जगह पर ला सका तो वो एक दूसरे के पास वापस लौटने का रास्ता खोज सकते हैं। अपने बेटे के बार बार दबाव से तंग आकर मिस्टर एबग्नेल ने आखिरकार एक दिल दहला देने वाला झटका दिया। फ्रैंक की मां ने पहले ही दोबारा शादी कर ली थी।
उस खबर ने फ्रैंक की हर एक उम्मीद और सपने को तोड़ दिया। उसके लिए ये जानना तबाह करने वाला था कि जिस परफेक्ट परिवार को उसने फिर से बनाने की इतनी कोशिश की थी, वो हमेशा के लिए चला गया था। उसे अपने पिता को अकेले आगे बढ़ते हुए देखकर भी दुख हुआ। इसके तुरंत बाद एक और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर फ्रैंक ने एजेंट कार्ल को एक हताश फोन किया। उसने कार्ल को बताया कि उसने अपने तरीके बदल दिए हैं और अपराध के बिना एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। फिर उसने पूछा कि क्या FBI बस उसका केस बंद कर देगी। जाहिर है ये अनुरोध अविश्वसनीय रूप से नईव था। जो इंसान सैकड़ों बैंकों को ठग चुका था, वो इतनी आसानी से छूटने की उम्मीद कैसे कर सकता था। लेकिन बातचीत के दौरान फ्रैंक ने एक गलती कर दी। गलती से ये बात निकल गई कि वो शादी कर रहा है। ये कार्ल के लिए एक बहुत बड़ा सुराग था। उसने सोचा कि फ्रैंक अभी भी उसी एलियस का इस्तेमाल कर रहा था जिसका उसने डॉक्टर के रूप में इस्तेमाल किया था। तो FBI को बस उसी नाम से किसी भी सगाई की घोषणाओं की तलाश करनी पड़ी। फ्रैंक के पास जितने पैसे थे, सगाई की पार्टी बड़ी होनी ही थी और निश्चित रूप से अखबारों में इसका जिक्र होता। और कार्ल सही था। पार्टी की रात FBI ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। एक घबराया हुआ फ्रैंक जल्दी से अपने सारे पैसे के साथ अपना सामान पैक करने लगा और ब्रेंडा को बताया कि उन्हें दूसरे देश भागना होगा। ब्रेंडा, जिसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा था, पूरी तरह से हैरान थी। जाहिर है वो थी। उसे अभी अभी पता चला कि उसका मंगेतर एक वांछित धोखेबाज और FBI से भगोड़ा था। फ्रैंक ने उसे देखा और विनती की कि वो उसके साथ आए। सच्चाई सामने आने के बावजूद ऐसा लगा कि ब्रेंडा अभी भी उसके साथ रहने को तैयार थी। फ्रैंक जानता था कि उसे वहां से जल्दी निकलना होगा, तो उसने उससे 2 दिन में एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कहा। इस बीच एजेंट कार्ल पार्टी में थोड़ा देर से पहुंचा। वो भीड़ में फ्रैंक को ढूंढने की कोशिश में इतना व्यस्त था कि उसने उसे भागते हुए नहीं देखा। जब वो आखिरकार अंदर पहुंचा तो उसे सिर्फ एक हार्ट ब्रोकन ब्रेंडा मिली। 2 दिन बाद, जैसा कि उसने वादा किया था, ब्रेंडा एयरपोर्ट पर दिखाई दी। उन्होंने एक साथ भागने की योजना बनाई थी। फ्रैंक उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने उसे धोखा दिया था और अब वो FBI के साथ काम कर रही थी। कार्ल जानता था कि फ्रैंक उस खास एयरपोर्ट पर आएगा, तो उस पल से FBI और पुलिस ने उस जगह की 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी। लेकिन फ्रैंक शहर से बाहर निकलने का नया रास्ता ढूंढने के बजाय एजेंट को चुनौती देने का फैसला किया। वो वापस अपनी पायलट यूनिफॉर्म में फिसल गया और एक नया धोखाधड़ी शुरू कर दिया। फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 8 खूबसूरत लड़कियों की भर्ती की। फ्रैंक के लिए इन लड़कियों को बेवकूफ बनाना आसान था और उन्हें विदेश में एक शानदार यात्रा के लिए भुगतान करना कोई समस्या नहीं थी, ये देखते हुए कि उसके पास अभी भी नकदी से भरे 2 पूरे सूटकेस थे। एक बार जब तैयारी पूरी हो गई तो उसकी योजना को अंजाम देने का समय आ गया। फ्रैंक ने जिन 8 खूबसूरत लड़कियों को चुना था, वो सिर्फ रैंडम लोग नहीं थे। उनका चार्म एयरपोर्ट के सभी पुलिस को विचलित करने के लिए काफी था। किसी भी अधिकारी ने फ्रैंक को प्लेन में चढ़ते हुए नहीं देखा। उड़ान भरने से पहले उसने एजेंट कार्ल को आखिरी बार फोन किया और एक ऐसे आदमी की रिपोर्ट करने का नाटक किया जो पार्किंग में बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था। बिना सोचे समझे एजेंट उस आदमी को पकड़ने के लिए भागे, लेकिन ये सब एक डिस्ट्रैक्शन था। अपने देश छोड़ने के बाद फ्रैंक चेक जाली बनाता रहा। इस बार उन्हें इतना परफेक्ट बनाया कि दुनिया भर के बैंक उनमें एक भी खामी नहीं ढूंढ पाए। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद कार्ल कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसके अधिकारी उसे दूसरे देश जाने की अनुमति नहीं देंगे। जब वो अपनी हिम्मत हार चुका था, एजेंट कार्ल को आखिरकार एक एपिफेनी हुई। उसने पता लगाया कि जो चेक फ्रैंक कैश कर रहा था, वो वास्तव में लीगल बैंक चेक थे। एक विशेषज्ञ की राय के आधार पर उस खास तरह का कागज केवल 2 देशों, जर्मनी और फ्रांस में निर्मित होता था। जैसे ही उसने फ्रांस सुना, कार्ल को याद आया कि फ्रैंक की मां का परिवार वहीं से था। ये अत्यधिक संभावना थी कि फ्रैंक अपने रिश्तेदारों के पास कहीं छिपा हुआ था। कार्ल का अनुमान सही था और ठीक पहले की तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर फ्रैंक और कार्ल फिर से मिले और इस बार व्यक्ति पर। ऐसा लग रहा था कि वे उस रात बात करने के लिए डेस्टाइन थे। डरने के बजाय फ्रैंक उसे देखकर थोड़ा खुश था। उसने सोचा कि कार्ल बिना वारंट के वहां था तो भले ही उसे पकड़ा भी जाता, उसे कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। तभी वहां का फोन अचानक बजा और कार्ल ने उसका जवाब दिया। स्थानीय पुलिस होने का नाटक किया। उन्होंने फ्रैंक को भागने की कोशिश करने पर गोली मारने की धमकी दी। जब कार्ल ने कहा कि उसने कसम खाई थी कि यह सच था, तो फ्रैंक ने आखिरकार उस पर विश्वास किया और कार्ल के पास मौजूद हैंडकफ्स पहन लिए। लेकिन जब वे इमारत से बाहर निकले तो एक भी पुलिस वाला नहीं था। फ्रैंक ने सोचा कि कार्ल ने झूठ बोला था, लेकिन कुछ देर बाद फ्रांसीसी पुलिस अधिकारियों का एक झुंड उसे ले जाने के लिए आ गया। इसीलिए फ्रैंक को अमेरिका वापस प्रत्यर्पित किए जाने से पहले 2 साल तक एक फ्रांसीसी जेल में रखा गया था। इतने लंबे समय तक बंद रहने के बाद फ्रैंक वास्तव में घर वापस जाने और अपने पिता को देखने के लिए उत्सुक था। कार्ल पूरी उड़ान के दौरान इस विषय से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेन लैंडिंग रनवे पर उतरा, उसे आखिरकार खबर देनी पड़ी। मिस्टर एबनेल की मृत्यु हो गई थी। वो सीढ़ियों से गिर गए थे। जब वे फ्रैंक को प्लेन से बाहर निकालना चाहते थे तो फ्रैंक ने बाथरूम में अकेले कुछ पल मांगे। उनके थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एजेंटों ने दरवाजा तोड़ दिया और पाया कि फ्रैंक टॉयलेट के नीचे एक छोटे से छेद से भागने में कामयाब रहा था। जैसे ही प्लेन उतरा, फ्रैंक सीधा अपनी मां के घर भागा। वो इसीलिए नहीं भाग रहा था
क्योंकि वो जेल जाने से डरता था। वो अपनी माँ को देखने के लिए भाग रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसके पिता की मौत के बाद वो भी उतनी ही दुखी होगी जितनी वो था। लेकिन जब उसने उसे देखा तो वो ठीक ठाक थी। उसकी एक नई पति और एक नई बेटी थी। ये नजारा फ्रैंक के लिए पूरी तरह से तबाह करने वाला था। कुछ पल बाद FBI दिखाई दी और भागने के बजाय फ्रैंक ने बस उनसे उसे ले जाने के लिए कहा। क्योंकि वो अपने अपराधों के समय अभी भी किशोर था, फ्रैंक को केवल 12 साल संघीय जेल की सजा सुनाई गई थी। जब फ्रैंक अपनी सजा काट रहा था, कार्ल उसे समय समय पर देखने आता रहता था। अपनी एक यात्रा के दौरान कार्ल ने एक फोर्जरी केस का जिक्र किया जिस पर वो काम कर रहा था। FBI को उस आदमी को पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन चेक पर एक नजर डालते ही फ्रैंक तुरंत जान गया कि जालसाज कौन था। कार्ल जाहिर है हैरान था। उसने बाद में जेल वापस आने की योजना बनाई ताकि अपने बॉस को फ्रैंक की खास क्षमता के बारे में बता सके। थोड़ी देर बाद कार्ल वापस आया और इस बार वो अपने सुपरवाइजर को फ्रैंक के कौशल का परीक्षण करने के लिए एक और नकली चेक के साथ लाया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इस बच्चे में एक ऐसी नैक थी जो अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकती थी अगर उसे सही दिशा में निर्देशित किया जाता। तो फ्रैंक को अपनी पूरी जेल की सजा काटने के बजाय FBI ने उसे एक प्रस्ताव दिया, उनके लिए एक कंसल्टेंट के रूप में काम करें ताकि अन्य जालसाजों को पकड़ने में मदद मिल सके। फ्रैंक मान गया। FBI में काम करने के अपने पहले दिन ऑफिस में हर कोई फ्रैंक को घूरता रहा। ये थोड़ा अजीब था। पिछले कुछ सालों से इन एजेंटों ने इस बच्चे का पीछा करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था और अब वे सभी एक ही कमरे में काम कर रहे थे। फ्रैंक को लगा कि ऑफिस की जिंदगी बहुत बोरिंग थी, खासकर उसके जैसे साहसिक आत्मा वाले आदमी के लिए। वो कार्ल से उसे शहर से बाहर के असाइनमेंट पर ले जाने के लिए कहता रहा, लेकिन कार्ल उसे मना करता रहा। बोरियत आखिरकार उस पर हावी हो गई और उसने फिर से भागने का फैसला किया। उसने भागने और दूसरे देश जाने की योजना बनाई, लेकिन मजेदार बात यह थी कि एजेंट कार्ल को ठीक ठीक पता था कि वो क्या करने वाला था। जब फ्रैंक एयरपोर्ट पर पहुंचा तो कार्ल उसका इंतजार कर रहा था। कार्ल जानता था कि फ्रैंक बुरा इंसान नहीं था, वो बस ऊब गया था। तो उसे रोकने के बजाय कार्ल ने बस उससे सोमवार तक ऑफिस वापस आने के लिए कहा। अगले सोमवार को कार्ल बीमार होकर चिंतित था जब फ्रैंक काम पर नहीं आया। वो जानता था कि अगर फ्रैंक सचमुच भाग गया था तो उसकी सजा बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ही कार्ल हार मानने वाला था, फ्रैंक दरवाजे से अंदर आया। पता चला कि कार्ल का अनुमान हमेशा से सही था। इस बच्चे को बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे सही रास्ते पर ले जाए। फ्रैंक ने आखिरकार बताया कि वो वकील कैसे बना। उसने कार्ल को बताया कि उसने धोखा नहीं दिया, उसने बस 2 हफ्ते पढ़ाई की और बार परीक्षा पास कर ली। उसे सभी को पता चला कि वो वास्तव में कितना स्मार्ट था। अंतिम दृश्य में यह खुलासा हुआ कि FBI के लिए काम करने के दौरान फ्रैंक ने हजारों फोर्जरी मामलों को सुलझाने में मदद की। वो आधुनिक बैंक सुरक्षा प्रणालियों को बनाने के लिए भी जिम्मेदार था, जो आज भी उपयोग की जाती हैं। अपनी सेवाओं के लिए उसे हर साल लाखों डॉलर का भुगतान किया जाता था।